सो हे गाइस, मैं सूर्यप्रकाश आज आप लोग के लिए यानी कि क्लास 9th वाले बच्चों के लिए फिर से लेकर आया हूं एनसीईआरटी सीरीज का एक और चैप्टर। यस, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के जितने भी मैटर्स हैं वो प्योर हैं? अगर तुम दूध वाला दूध देने आता है तो मैं कहूंगा ये प्योर नहीं है, तो मैं सिर्फ क्या लगेगा भाई उसने पानी मिलाया होगा, है ना, पानी मिलाया होगा। लेकिन एक चीज सोचो, दूध से तुम्हें मिलता क्या है? कैल्शियम। दूध से तुम्हें मिलता क्या है? प्रोटीन। दूध से तुम्हें मिलता क्या है? फैट। तीन चीजें मिलती हैं। तो क्या ये तीनों चीजें हम ऐसा नहीं कह सकते कि फैट, प्रोटीन और कैल्शियम तीनों मिक्स हैं मिल्क के अंदर? कह सकते नहीं कह सकते? यानी कि दूध प्योर कैसे हुआ? फिर दूध के अंदर तो सारी चीजें हैं। बात समझ में आई? वाटर, क्या वाटर प्योर होता है? हम सबको पता है वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दो अलग अलग चीजें मिलकर वाटर बना रही हैं। तो क्या वाटर प्योर है? इन सारी चीजों को पीछे का केमिस्ट्री क्या है, इन सारी चीजों को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? क्या सच में जिन डब्बों के ऊपर हम जो मार्केट में सामान लाते हैं, अगर प्योर घी, प्योर टमाटो केचप ये सब लिखा होता है, क्या सच में वो प्योर होते हैं? इन्हीं सारी चीजों के अराउंड ये पूरा का पूरा चैप्टर है। एंड इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेसिकली कौन सी चीज प्योर होती है, कौन सी चीज इम्प्योर होती है, कौन से हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, ये सब क्या होते हैं। एक प्रॉपर डिटेल मिलेगी तुम्हें, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री के बेसिस पे। जैसे दूध वाले ने दूध में पानी नहीं मिलाया तो वो दूध प्योर है, लेकिन स्टिल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हो सकता है वो प्योर ना हो। ठीक है, तो ब्रीफली तुम्हें समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पहले पैराग्राफ से। और मेरा एक सजेशन है कि मेरी इस क्लास के पहले तुम एनसीईआरटी की बुक, पेन या हाइलाइटर लेकर बैठो, सो दैट जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो तुम भी हाईलाइट कर लो। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला पॉइंट समझते हैं कि पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर एंड जूसेस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? तुम कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे जज करोगे कि कौन सी चीज प्योर है मार्केट में मिलने वाली और कौन सी इम्प्योर है? नहीं कर सकते ना। इन्हीं सारी चीजों को जो मैंने ब्रीफ बताया उसी चीज को ये लिख रहे हैं कि कैसे सब करोगे। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट पे भी लिखा होता है प्योर सॉल्ट, प्योर घी, प्योर मिल्क। क्या सच में ये सब प्योर है? चलो आगे देखेंगे चैप्टर में, हम परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। और हाँ, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी बहुत जल्दी सीरीज शुरू होने वाली है। क्लास 10th का मैथ और साइंस का चैप्टर मतलब बेसिकली बहुत अच्छे से स्टार्ट होने वाला है। मतलब मैं सोच रहा हूँ ये पूरा का पूरा चैनल ही डेडिकेट कर दूं 9th-10th वालों को और 11th-12th वालों के लिए न्यू चैनल बना लो। क्या लगता है तुम लोगों को, कैसा रहेगा ये? फिलहाल हम सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैकेट ऑफ दिस कंज्यूमेबल फॉर द कॉमन पर्सन? प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। क्या तुमने कभी नोटिस किया इन डब्बों के ऊपर प्योर वर्ड लिखा हुआ? तो इसका मतलब क्या होता है? यही चीज पूछेंगे, इसका मतलब है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि सच में प्योर होंगे? लेकिन हमारी लैंग्वेज में अगर मैं नॉर्मली किसी से कहूं कि यार ये बहुत ज्यादा प्योर है, ये जो दूध वाला है ये बहुत प्योर दूध देता है ना, इसके यहाँ का घी जो है वो बहुत प्योर होता है, ये सॉल्ट बिल्कुल प्योर सॉल्ट है, तुम क्या समझोगे? हम सब यानी तुम और हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो सिर्फ इतना समझेंगे कि इसमें कोई भी अलग से कोई सब्सटेंस या कोई एलिमेंट मिक्स नहीं है। दूध प्योर का मतलब उसमें पानी मिक्स नहीं है। बात समझ में आई? यानी ऐसे चीजों को हम कहते हैं एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब है उसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना या सुधारना या उसमें कुछ मिलाया ना गया हो, हम उसी को प्योर समझते हैं। बट साइंस यानी कि केमिस्ट्री इसको प्योर नहीं समझती है। बट फॉर द साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हेंस नॉट प्योर। यानी कि जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें कई चीजों का मिक्सचर है, यानी कि ये प्योर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास कोई बॉक्स होता है, ऐसा कोई बॉक्स, ऐसे मेरे पास तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, उस बॉक्स के पीछे देखोगे ना तो लेबलिंग लगी रहती है कि इसमें क्या 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 मिक्स है। तो भाई प्योर कैसे हुआ? इतनी सारी चीजें मिक्स है तो तुम बताओ प्योर हो सकता है क्या? नहीं, केमिस्ट्री इसको प्योर नहीं कहती। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा, और भी चीजें। मिल्क किसका किसका मिक्सचर हो गया? इतनी सारी चीजों का मिक्सचर हो गया। When a scientist says that something is pure, अगर ये सब तो ब्रांड्स वाले कह रहे थे,
मतलब प्रोडक्ट्स कह रहे थे। लेकिन अगर साइंटिस्ट जब किसी चीज को प्योर कहता है, साइंटिस्ट जब किसी को प्योर कहता है, तो इट मीन्स दैट ऑल द constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। मतलब कि उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का नेचर कैसा है, सेम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया, प्योर वाटर बिल्कुल H2O। अब H2O के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा, यानी वो सब के सब क्या है, सेम नेचर को शो कर रहे हैं, सेम सब्सटेंस को शो कर रहे हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी वो प्योर है। अब मैंने उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, हो सकता है किसी एक वाटर के पास मिट्टी हो, किसी एक वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास उतनी ज्यादा मिट्टी ना हो, होता है ना कभी कभी ऐसा, बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है कि वो प्योर नहीं है। प्योर का मतलब किसी भी एक सब्सटेंस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एक ही केमिकल नेचर को शो करते हो। साइंटिस्ट का ये कहना है फॉर द प्योर सब्सटेंस। क्लियर? अब प्योर सब्सटेंस डेफिनेशन आ गई, यहां पर मार्क कर लेना, इसको हाईलाइट कर लेना। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इंपॉर्टेंट है, प्योर की डेफिनेशन पूछेगा तो लिख सकते हो कि अगर सिंगल टाइप के पार्टिकल्स को शो करता है कोई भी हमारा क्या सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्लियर? इन अदर वर्ड द सब्सटेंस इज द प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, यानी सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर जो होता है वो प्योर फॉर्म होता है। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components. For example, देखा जाए तो सी वाटर के अंदर क्या खासियत होती है, देखो ध्यान से। सी वाटर के अंदर अगर हम बात करें तो सी वाटर के अंदर एक तो H2O है प्लस सॉल्ट है, दो चीजें तो हमें सामने सामने मिल गई, यानी ये क्या है, ये प्योर नहीं है, सी वाटर प्योर नहीं है, मिक्सचर है कई सारी चीजों का। मिनरल्स, सॉइल एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है, सब के सब किसी न किसी टाइप के मिक्सचर है। मिक्सचर वो नहीं जो नमकीन खाते हैं, मिक्सचर नहीं भाई, ये वो है, ये मिक्सचर है, यानी कि इसमें अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर? अब हमारा अगली हेडिंग आती है व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर है क्या? तो सबसे पहले ध्यान दो, मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure form of matter। मतलब अगर कोई चीज है उसमें अलग अलग प्योर फॉर्म मिक्स है, मतलब दो तीन चीजों के मिक्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, चीनी है, चीनी के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सब मीठे लगते हैं। वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, और अब मैं दोनों को मिक्स कर दूं, हमारा क्या बन गया, शुगर सिरप, और वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर के सब्सटेंस भी हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, और एज वेल एज शुगर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो वो क्या बन गया, हमारा मिक्सचर बन गया। उसी चीज को यहां लिखा है, वी नो दैट dissolved solution sodium chloride can be separated from water by the physical process of the evaporation. However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by the physical process into its chemical constituents। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मिक्सचर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर तुमने चीनी और पानी को मिक्स कर दिया, शरबत बना दिया, अब मैं तुमसे कहूं इसको सेपरेट करो, चाहे छन्नी से कर लो या फिल्टर पेपर से कर लो, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रोसेस है, उसको हमें सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मिक्सचर बन चुका है। अब अगर वो मिक्सचर ऐसा होता कि वो सेपरेट हो सकता तो हम उसको फिल्टर पेपर से भी कर लेते, सीविंग कर लेते, चाहे छन्नी से कर लेते, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो प्योर मिक्सचर बन चुका है। मिक्सचर तो है लेकिन उसके सारे मिक्सचर के सारे मॉलिक्यूल्स सेम नेचर को शो कर रहे हैं। बात समझ में आई? इसलिए उसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout। यानी कि जैसे शुगर है वो क्या है, एक तरह का सब्सटेंस है जो एक ही टाइप के प्योर मैटर्स को कंटेन करता है, मतलब जितने भी शुगर होंगे सबकी प्रॉपर्टी क्या है, मीठा होना, सबकी प्रॉपर्टी क्या है, मीठा होना। सॉफ्ट ड्रिंक हो गई एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो सिंगल सब्सटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 गैस भी भरी होती है, ठंडा करने के लिए हो सकता है नाइट्रोजन गैस भी डालते हैं, या फिर कुछ अलग अलग सब्सटेंस भी डालते हैं, सप्लीमेंट्स डालते हैं उसमें, उसको फूड कलर डालते हैं, बहुत कुछ पड़ा होता है। वेदर द सोर्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस मे बी
it will always have the same characteristics properties। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मिक्सर भी है कई सारी चीजों का, बट वो सेम नेचर शो करता है, उसके मॉलिक्यूल सेम नेचर शो करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, शुगर और वाटर, इसका मिक्सर हो गया और ये क्या करेगा, सेम नेचर को वहां पर बताएगा। Therefore, we can say that a mixture contains more than one pure substance। यानी हमने यहाँ पर सेंटेंस पढ़ा था, ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या थी, ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने पेज के सबसे नीचे, वो प्योर की डेफिनेशन लिखी थी, प्योर सब्सटेंस की। अब उसी प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन को यहाँ पर प्रूफ किया है पूरे सिनेरियो में कि हर प्योर सब्सटेंस में सेम टाइप का मॉलिक्यूल पाया जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन कर रहा हूँ, तो मेक श्योर यार बच्चों, हो सकता है लेक्चर तुम एक दिन में पूरा मत देखो, कोई बात नहीं है, तुम 2 दिन में देखो इस लेक्चर को, तुम 3 दिन में देखो, लेकिन लाइन बाय लाइन देखो और अच्छे से अपनी एनसीईआरटी लेकर ना हाईलाइट भी करते रहो, मार्क भी करते रहो। अगर तुम्हें ये हाईलाइटेड मार्क्स वाली एनसीईआरटी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल बता देना, मतलब टेलीग्राम चैनल लिख देना तुम लोग कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं टेलीग्राम का एक चैनल बना दूंगा, सो दैट तुम्हें वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्लियर? तो टेलीग्राम का चैनल मैं बनाना तो चाहता हूं, बट मैं सोच रहा हूं कि जब तुम लोग की डिमांड हो तभी मैं बनाऊं, सो दैट मैं बनाऊं और प्रोडक्टिव हो, ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी मैं वहां पे शेयर कर सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सर के ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी 2.1.1 टाइप्स ऑफ मिक्सर क्या है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म ऑफ मिक्सचर। जो कंपोनेंट मतलब वो किन चीजों से बना है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के मिक्सर होते हैं। एक्टिविटी दी हुई, एक्टिविटी आपको पता है हम एक अलग से सीरीज में बताएंगे, तो एक्टिविटी को भी स्किप करते हैं और नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें यहां से करना है स्टार्ट। हाँ ठीक है, ये रहा। व्हाट इज सॉल्यूशन। अच्छा, मिक्सर कितने टाइप का होता है वो भी हम आगे देख लेंगे, अभी हमारे पास सारे टाइप्स के मिक्सर आएंगे। एक्टिविटी अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि एक्टिविटी का अलग से क्वेश्चन आता है, एक ना एक क्वेश्चन एक्टिविटी से आएगा ही आएगा, और उसके आउटपुट्स लिखने होते हैं। मैं हर बार बताता हूं कि हमारी एनसीईआरटी के बुक में एक्टिविटी का आउटपुट नहीं लिखा, लास्ट में सिर्फ ये लिख देते हैं व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम उसको अलग से करेंगे और कैसे रिप्रेजेंट करना है वही बता दूंगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट इज अ सॉल्यूशन, कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस। सर ये होमोजेनस क्या होता है, होमोजेनस का मतलब क्या है, होमोजेनस का मतलब क्या होता है। 2 तरह के होते हैं हमारे, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ठीक है, याद रखना, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। तो होमोजेनस का मिक्स मतलब अभी बताता हूं, हेट्रोजेनस जब अभी आएगा तब बता दूंगा। तो ये जो होमोजेनस है, होमोजेनस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल A प्लस B मिक्स हुए, 2 अलग अलग सब्सटेंस मिक्स हुए या 2 अलग अलग हमारे एलिमेंट्स मिक्स हुए, और ये दोनों मिलकर कुछ एक ऐसा C बना रहे हैं। यानी कि A और B क्या हो गए, अब गायब हो गए, अब हमारा क्या दिख रहा है, C दिख रहा है सिर्फ। यानी कि A और B, मान लेते हैं शुगर और वाटर हमने ले लिया, और जब हमने दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास क्या बना, शुगर सिरप बना, और वो शुगर सिरप में दोनों की प्रॉपर्टी होगी, वाटर की लिक्विड प्रॉपर्टी भी है और प्लस शुगर की मीठी प्रॉपर्टी भी है। बात समझ में आ गई? लेकिन उसका अपना अलग नेचर है, उसका अपना अलग प्रॉपर्टीज है। यानी हमारा होमोजेनस मिक्सचर क्या हुआ, होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर हुआ है जिसमें 2 सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं, बट दोनों ही अपने नेचर को कंटेन रखते हैं, बट कोई न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। बात समझ में आ गई? दैट इज होमोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर को हम किसी भी फिजिकल मेथड से, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट भी नहीं कर सकते। यानी मैं तुमसे कहूं कि चीनी और पानी को आप सेपरेट करके दिखाओ विदाउट यूजिंग केमिकल मेथड्स, तुम नहीं कर पाओगे ना, उसी को बोलते हैं यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे वेरियस सॉल्यूशन देख रहे होते हैं, लाइक लेमन, सोडा वाटर एक्सेट्रा, ऑल आर एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। ये सब के सब जितने भी हैं, तुमसे कभी कोई पूछ देते हैं सॉल्यूशंस के एग्जांपल बताओ, तो लेमन, सोडा वाटर एक्सेट्रा ये सब लिख सकते हो। लेमन का मतलब सिंपल है, लेमन वाटर होता है, आप समझ सकते हो। Usually we think of the solution as a liquid that contains either a solid, liquid or gas dissolved in it. हमारा बेसिकली मतलब क्या है कि solution as a liquid that contains either solid, liquid or gas। समझना इस चीज को। हमारा बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हम नॉर्मली यही सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अभी जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया ना, किसका दिया, पानी और शुगर का दिया, पानी और सैंड का दिया,
कुछ भी देंगे, लेकिन हमें ये लगता है कि हर चीजें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में डालकर हम मिक्सर बना सकते हैं। यानी अगर हमें मिक्सर बनाना है तो लिक्विड और सॉलिड का बना दिया, ठीक है, लिक्विड लिक्विड का बना दिया, लिक्विड गैस का बना दिया, बट ऐसा है नहीं। बट वी कैन ऑल्सो हैव द सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन अलॉयज। हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ सॉलिड और सॉलिड का मिक्सर है, लिक्विड है ही नहीं। समझ रहे इस चीज को? गैस और गैस का मिक्सर है, गैस और लिक्विड का मिक्सर है, गैस और सॉलिड का मिक्सर है, हो सकता है पॉसिबल। लाइक एलॉयज, एलॉयज जो होता है उसमें क्या होता है, एक तरह का मेटल होता है, दूसरे एक और तरह का मेटल होता है, दोनों मिलकर एलॉयज फॉर्म कर लेते हैं। एंड गैसियस सोल्यूशन लाइक एयर, एयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हर तरह की गैसेस है हमारे एयर के अंदर। तो एयर भी क्या हो गया, मिक्सर, बट सेम टाइप ऑफ गैसेस नहीं, अलग अलग टाइप ऑफ गैसेस, बट सारी की सारी जो है वो गैसेस ही है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको मिक्सर बनाना हो तो वो मिक्सर वाटर में ही बने, गैस में भी बन सकता है, सॉलिड में भी बन सकता है। बात समझ में आई? इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। यानी होमोजेनिटी पार्टिकल लेवल, ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझना कि होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, होमोजेनस सॉल्यूशन का जो कंप्लीटली मिक्स हो रहा है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है। बात समझ में आई? अब होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल मतलब वो इतना डिसॉल्व हो गया कि वो बिल्कुल पार्टिकल लेवल पर है, यानी वो हमारी नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। पार्टिकल लेवल का मतलब आम भाषा में बोले या नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो पार्टिकल हमारी नेकेड आई से अब दिखाई नहीं देगा। क्लियर है चीज? चलिए फॉर एग्जांपल लेमेंडा टेस्टेड द सेम थ्रू आउट। जो लेमेंडा है सो जो है, कुछ भी पढ़ते हो उसको अलग अलग पढ़ते होंगे, है ना? तो वो जो है लेमेंडा बेसिकली वो पूरे के पूरे जितने फ्रॉम बॉटम टू टॉप, उसको कहीं से भी तुम अगर पीने की कोशिश करते हो उसका टेस्ट सेम आता है, ठीक है। दिस शोज दैट द पार्टिकल ऑफ अ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। और वो क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बात समझ में आई? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे के पूरे सोल्यूशन में। जैसे मैं चीनी पानी बनाया तो चीनी और पानी जब मिक्स किया तो क्या हो गया, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, मतलब हर एक जगह तुम्हें क्या मिलेगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आया हमारे पास एलॉयस। ये जो वर्ड यहाँ एलॉयस यूज हुआ था, इसी चीज को यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एलॉयस होता क्या है? एलॉयस आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। या तो दो से ज्यादा टाइप के मेटल्स मिक्स हो जाए, या तो एक मेटल और एक नॉन मेटल मिक्स हो जाए, उसको हम एलॉयस बोलते हैं। और इसको हम कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड। और इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट भी नहीं कर सकते, हमें इसके लिए केमिकल मेथड को प्रोसेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एन एलॉयस इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सर। ये प्रॉपर डेफिनेशन है। एन एलॉयस इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स constituents and can leave variable composition। और ये बेसिकली क्या होता है, अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग कंपोजिशन क्रिएट कर सकता है, बट स्टिल ये सेम टाइप का नेचर शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ब्रास, ब्रास क्या है, एक अलग टाइप का हमारा मेटल है। अब इसके अंदर दो चीजें मिक्स होती हैं, कौन कौन सी, एक तो जिंक और एक कॉपर। जिंक 30% होता है, कॉपर 70% होता है। यानी अगर तुम जिंक और कॉपर को इस रेशियो में मिलाओगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, ब्रास बन जाएगा। बात समझ में आ गई एलॉयस क्या होता है? चलो एलॉयस में दोनों टाइप के मेटल्स होते हैं। सो फाइनली हमारा सेकंड पेज भी हो चुका है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पेज की तरफ। यस ये रहा। चलिए थर्ड पेज की तरफ आते हैं और थर्ड पेज में देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो इस चीज को। बेसिकली लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट, अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट। थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं, अभी देखो। A solution has a solvent, लिख क्यों नहीं रहा, लिख रहा है a solution has a solvent and solute as its components। देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल समझ लो। पहले एक ग्लास ले लिया और एक टेबल स्पून शुगर ले लिया, इसमें है हमारे पास वाटर, यहां पर है शुगर, दोनों को मिक्स किया। तो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है मिक्सर होने के बाद, तुम्हें दिखाई क्या देगा, वाटर दिखाई देगा या शुगर दिखाई देगा? अगर तुम कंप्लीटली मिक्स कर देते हो तो तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पे शुगर वाटर, मतलब शुगर के पार्टिकल्स बेसिकली दिखाई नहीं देंगे, जो दिखाई देगा वो वाटर का पार्टिकल दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वाटर, क्या हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो गया सोल्यूट। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसका अमाउंट कम होता है वो सोल्यूट होता है।
बात समझ में आ गई? इसी चीज को यहां लिखा है। और सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट इट्स कंपोनेंट। तो एक सॉल्यूशन है, उसके पास दो चीजें होती है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट, ऐसे होता है। द कंपाउंड ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपाउंड इन इट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। वाटर ने क्या किया? शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया, तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। बात समझ में आई? द कंपाउंड ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो सब्सटेंस है शुगर जो था वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड सोल्यूट। बात समझ में आई? तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो हमारे पास जो हमारा कहा गया सॉल्वेंट है, ये बेसिकली क्या होता है? लार्जर अमाउंट में होता है, और जो हमारा सोल्यूट है ये लेसर क्वांटिटी में होता है, जो कि मैंने बताया। सॉल्वेंट यानी कि ज्यादा अमाउंट, सोल्यूट यानी कि छोटा अमाउंट। याद करने का तरीका बताऊं? तुमने देखा है कभी भी जब कहीं पे पोस्ट जो होती है उसमें सल्यूट कौन करता है? छोटा वाला अपने बड़े वाले को। सल्यूट कौन करता है? छोटा वाला अपने बड़े वाले ऑफिसर को सल्यूट करता है। तो जो सल्यूट है वो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। बात समझ में आई? सल्यूट हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि सल्यूट वाला क्या कर रहा है? अपने से बड़े वाले को सल्यूट कर रहा होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल्स है कुछ, इस एग्जाम्पल्स को समझते हैं, और एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर इन वाटर इन अ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर एंड वाटर, ये क्या है? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है क्योंकि सॉलिड क्या हुआ? लिक्विड में मिक्स हो गया। शुगर इज द सॉल्यूट एंड द वाटर इज सॉल्वेंट, हम सबको पता है, ये भी हमने ऊपर एग्जाम्पल में भी देखा। और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, आयोडीन को किसमें मिक्स किया हमने? एल्कोहल में मिक्स किया। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? टिंचर ऑफ आयोडीन। इस प्रोसेस को, मतलब इस रिएक्शन को बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। हैज अ आयोडीन क्या हो गया? आयोडीन का अमाउंट कम होगा, आयोडीन तो ऑब्वियसली सॉलिड होगा, और हमारा अल्कोहल लिक्विड में होगा। तो लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स हो गया, तो लिक्विड यानी अल्कोहल क्या हो गया? सॉल्वेंट, और हमारा आयोडीन क्या हो गया? सोल्यूट, क्योंकि आयोडीन का अमाउंट कम था, वो अल्कोहल के अंदर पूरी तरह से क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। बात समझ में आई? नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इरिटेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर। इरिटेटेड ड्रिंक का मतलब क्या होता है पता है? ऐसा ड्रिंक जिसके अंदर कुछ एयर भरी हो, कुछ एयर भरी हो, एयर को प्रेशराइज करके बनाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, तुमने कभी देखा है बंटा सोडा जो बनते हुए दिखाते हैं? तुमने कभी देखा होगा रोड के किनारे सोडा की मशीन लगी होती है एक तो, लेकिन मशीन से थोड़ा टाइम पहले या हो सकता है किसी जगह पे अभी अभी वो बनाते हो सोडे को, तो वो क्या करते हैं? बॉटल्स को ऐसे लगाते हैं और प्रेशर देते हैं, उसको आवाज आती है, बाद में वो नॉर्मल सा वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सोडा में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 गैस डाल देते हैं वो, यानी उस वाटर के अंदर अब CO2 का अमाउंट ज्यादा हो चुका है। बात समझ में आई? इसलिए हमें सोडा पीना नहीं चाहिए, बहुत नुकसान करता है। सोचो हम CO2 इनहेल कर रहे हैं, वो चीज इनहेल कर रहे हैं जिस चीज को इनहेल करने के लिए नेचर ने हमें नहीं बनाया। ठीक है, चलिए क्लियर है? अब आता है इरिटेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा गैस इन लिक्विड। ये क्या है? गैस इन लिक्विड है, क्योंकि हमने अभी देखा इरिटेटेड का मतलब क्या होता है? जब गैस को एयर में डाल, मतलब वाटर में डालते हैं सॉल्यूशन। दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमने अभी बताया, एज सोल्यूट, एंड वाटर क्या हो गया? लिक्विड, जो कि सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई। तो ज्यादा अमाउंट किसका हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का तो कम हुआ, वाटर का ज्यादा हुआ, वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट, CO2 क्या हो गया? सोल्यूट। थर्ड पॉइंट, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्यों? क्योंकि जब आपको अलग अलग गैसेस दिखाई ना दे, अलग अलग पार्टिकल्स दिखाई ना दे, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो क्या तुम्हें एयर के अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन ये सब अलग अलग दिख रही है क्या? नहीं ना, तो फिर क्या होगा? होमोजेनस मिक्सचर हुआ। फॉर अ नंबर ऑफ द गैसेस एंड इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑक्सीजन जो कि 21% है, और दूसरा नाइट्रोजन जो कि 78% है, एंड द अदर गैसेस आर प्रेजेंटेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? सिंपल सा था कि एयर के अंदर भी दो मेन हमारे पास पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लियर है? तो हमने देखा, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो टोटल हमारे पास सॉल्यूशन की 4 प्रॉपर्टीज है, और ये चारों तुम्हें लर्न होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज वो पूछते हैं, इसलिए मैं यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, तुम भी कर लेना और इसको अच्छे से
पूरा का पूरा एज इट इज लर्न कर लेना, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सब पूरा इंपॉर्टेंट है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, उसके पार्टिकल्स अलग से दिखाई नहीं देते, ठीक है। दूसरा, द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। याद रखना कि डायमीटर, क्योंकि पार्टिकल्स हमेशा सर्कुलर होते हैं, तो इसकी डायमीटर जो होती है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटी है, उसके इतनी छोटी तो होती ही होती है, यानी हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई दे सकती। तो हमें पानी के अंदर घुली हुई चीनी नहीं दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि चीनी के पार्टिकल अब 1 नैनोमीटर के बराबर हो चुके हैं, या हो सकता है उससे भी छोटे हो गए हो। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। मैंने बताया अभी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे आर नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। जो मैं ये बॉक्स बना रहा हूं ना, ये बॉक्सेस तुम्हें हेल्प करेंगे याद करने के लिए कि एक्जैक्टली याद क्या करना है इसमें, क्योंकि जब स्कैटरिंग क्या होती है मैं बताता हूं। एक ग्लास लिया मैंने और ग्लास के अंदर से टॉर्च जलाया, तो लाइट उस पर जाएगी क्योंकि ग्लास में भी कुछ नहीं है। फिर मैंने उसमें पानी डाला, फिर टॉर्च जलाया, अभी भी लाइट क्या होगा, थोड़ा सा जाएगी, बीच में कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब तुम क्या करो, एक पानी लो, पानी के अंदर थोड़ा सा और सैंड मिला दो और मिक्स कर दो, अब टॉर्च जलाओ, तो बीच बीच में सैंड के पार्टिकल्स तुम्हें चमकते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि लाइट वहां पे रुक जा रही है। लेकिन जब शुगर वाले सिरप में ऐसा करोगे तो लाइट फिर से जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है और वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? वही चीज लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द सोल्यूशन पार्टिकल द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यहां पर तुम फिल्ट्रेशन से अब इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। क्लियर? द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, और ये थोड़ी देर बाद सेटल डाउन भी नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि तुम चीनी और पानी के मिक्सचर को थोड़ी देर रख दो तो चीनी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर बैठ जाएगा। व्हेन लेफ्ट undistributed that is a solution is soluble stable और वो solution हमेशा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर हमारे पास जो लिखा हुआ है बेसिकली ये है कि आपने एक्टिविटी 2.2 पे हमने ए बी सी के ग्रुप में कुछ डिवाइड किया था, वो हम आगे देख लेंगे, यहां हमारे लिए इसकी जरूरत नहीं है। हम बेसिकली आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। तो कोई भी सॉल्यूशन जो है वो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इस चीज को समझने के लिए, तो इस चीज को समझने के लिए इस पैराग्राफ में से हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन हमें पढ़नी है, बाकी काम छोड़ सकते हैं। होता क्या कॉन्सेंट्रेशन मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हारे घर पहुंचा और तुमने कहा कि सर गर्मियां चल रही हैं, शुगर सिरप बनाते हैं आपके लिए, शरबत बनाते हैं नींबू पानी का। मैंने कहा ठीक है भाई बना दो, थोड़ा चीनी डाल देना। तुमने बनाया, 1 चम्मच चीनी डाली और नींबू डाला और पानी डाला। मैं क्या, अरे वाह मजा आ गया, बर्फ डाल दी 2 ठो। अब उसके बाद मैं किसी और रेस्टोरेंट के घर गया, है ना, किसी और रेस्टोरेंट के घर, उसने क्या किया, 3 चम्मच चीनी डाली। मैंने कहा ठीक है ये भी अच्छा है, चलो ठीक है, नींबू डाला अच्छे से, आइस वाइस डाली, मैंने पी लिया। इसके बाद एक और रेस्टोरेंट के यहाँ गया, उसने 5 चम्मच चीनी डाली। अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था मेरे, क्योंकि 5 चम्मच चीनी, भाई चीनी पानी पीना है, शरबत पीना है, मतलब पूरी चीनी डाल दो, ऐसे मुंह में डाल दो सीधा 5 चम्मच चीनी मेरे। तीनों में डिफरेंस क्या था? तीनों में सिर्फ और सिर्फ शुगर का अमाउंट कम और ज्यादा था। पहले वाले में नॉर्मल 1 टेबल स्पून, दूसरे वाले में 3 था या 2 मान लो, और तीसरे वाले में 5 था। ठीक है, डिफरेंस क्या आया? हर बार शुगर का अमाउंट ज्यादा था, पानी के अंदर शुगर का टेस्ट ज्यादा था, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। बात समझ में आई? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, कि हम कह सकते हैं कि जो लास्ट वाला लड़का था उसने मेरी सुसाइड, मेरे मर्डर का चाल चल दी थी। जोक्स अपार्ट, ऐसा कह सकते हैं ना कि लास्ट वाले ने जो था उसने शुगर इतना ज्यादा डाला था कि शुगर बहुत ज्यादा पता चल रहा था। तो जब सोल्यूट ज्यादा पता चलता है, जब सोल्यूट ज्यादा पता चलता है तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, और जब सोल्यूट कम होता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। इस चीज को याद रखना। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अच्छा, ये सैचुरेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड ये क्या है, ये भी आगे पता चलेगा, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बेसिकली हमारा जो है यहाँ पे 2 चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन। हमारी केमिस्ट्री इसी पे जाती है, या कॉन्सेंट्रेटेड को ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मैं बता भी देता हूँ, चलो यहीं पर, आगे तो पढ़ना ही है। डाइल्यूट का मतलब क्या है? डाइल्यूट को हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं DIL।
ठीक है, डॉट H2 या HCl लिख लेते हैं हम, HCl। इसका मतलब यह है कि HCl के अंदर ये जो हमारा सॉल्यूशन है HCl का, इसके अंदर HCl बहुत कम है, पानी बहुत ज्यादा है। डाइल्यूट का मतलब ये बहुत डाइल्यूट कर दिया गया है, इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है कि उसमें पानी का अमाउंट अब ज्यादा हो गया है। कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अब वो क्या है, कॉन्सेंट्रेट, इसको लिखते हैं हम बेसिकली CONHCl। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब इसमें पानी है ही नहीं, प्योर HCl है, मतलब बिल्कुल प्योरली HCl डाला गया है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। बात समझ में आई? तुम अगर कभी अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब में जाना तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो एक अलमीरा के अंदर बंद होते हैं, उनको सिर्फ टीचर्स खोलते हैं, और तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए जो केमिकल्स तुम्हें दिए जाते हैं वो कहीं भी बाहर भी थोड़े बहुत रखे होते हैं, उन्हीं से एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। तो तुम्हें जो दिया जाता है वो डाइल्यूटेड होता है, उसमें पानी बहुत ज्यादा मिक्स है, ताकि तुम्हारे हाथ पर गिर जाए या किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए तो उससे ज्यादा इंपैक्ट ना आए, ज्यादा बर्निंग फील हो, लेकिन कोई डिसएडवांटेजेस ना हो, कोई इंजरीज ना हो उसको। लेकिन जो अलमीरा के अंदर बंद है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, वो सिर्फ टीचर्स यूज करते हैं, या फिर तुम्हें करवाएंगे भी तो अपने सुपरविजन में करवाएंगे। बात समझ में आई? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर वो तुम्हारे हाथ पे गिर गया हु नोस क्या होगा। क्लियर है ये कि हमारे पास जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड है, ये दो टाइप के हमारे डिपेंड करते हैं, और ये डिपेंड किस पे करता है, सोल्यूट के अमाउंट के ऊपर। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और समझते हैं, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड that can be dissolved in water at a given temperature the same। अब इन्होंने ये बोला कि अगर मान लो टेम्परेचर क्या यहां कोई मैटर कर रहा है, बिल्कुल मैटर कर रहा है। क्या मैटर कर रहा है, समझते हैं इस चीज को। At any particle temperature or solution that has dissolved as much solute as it capable to dissolving is said to be saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब समझ के देखो भाई, पेट भर गया। एक सिंपल सा सेंटेंस देता हूं तुम्हें याद रखने के लिए, भाई पेट भर गया। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक गिलास पानी ले लो और उसमें चीनी मिक्स करना शुरू कर दूं, एक चम्मच चीनी। में एक ही एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, ताकि चीजें रिलेटेबल हो, समझ में आए चीजें। यानी अगर मैं एक चम्मच मिक्स करूं, आराम से काम हो जाएगा, मिक्स भी हो जाएगा। दूसरा चम्मच मिक्स करूं, अभी भी आराम से मिक्स हो जाएगा। तीसरा भी करूं, हो जाएगा। चौथे तक भी हो जाएगा। लेकिन पांचवें से अब शुगर मिक्स होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वाटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, हमने ना वाटर को ठंडा ले रखा है, हमने वाटर को गर्म ले रखा है। यानी कि अब क्या हो गया, अब उस पानी का पेट भर गया शुगर से, अब वो ज्यादा शुगर कंज्यूम नहीं कर सकता। बात समझ में आई? ज्यादा शुगर कंज्यूम नहीं कर सकता। तो अब इस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब उसकी कैपेसिटी नहीं है कि और ज्यादा शुगर को डिसॉल्व कर पाए, जितना उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व करने की कैपेसिटी थी, दे कंप्लीटेड। मतलब पानी अब कंप्लीट कर चुका है, अब उसके पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं है कि और ज्यादा चीनी आ पाए। बात समझ में आई? उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इन अदर वर्ड अगर देखें तो व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जैक्टली जो मैंने तुम्हें अभी समझाया आता है, द अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और ये क्या हुई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि एक गिलास के अंदर 4 चम्मच चीनी मैंने डिसॉल्व कर दी नॉर्मली रूम टेम्परेचर के ऊपर या नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर की सॉल्युबिलिटी। किसके साथ? शुगर के साथ। वाटर की सॉल्युबिलिटी किसके साथ? शुगर के साथ। समझ में आ गई बात? चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो तुम लोग यार, मजा आ जाता है तुम लोग को पढ़ा के। चलो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट भी करते रहना यार, सब्सक्राइब भी करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो, है ना। कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ भेजा करो यार, अच्छा लगता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम सामने से रिप्लाई दे रहे हो, है ना। तो जब भी तुम इस क्लास को ले रहे हो, मैं हमेशा क्लास इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी क्लास है एग्जैक्टली। क्योंकि मैं बिल्कुल क्लास की तरह ही पढ़ा रहा हूँ, विदाउट डिस्टर्बेंस, ना कोई शायरी ना कोई जोक, ठीक है। बस हाँ, थोड़े थोड़े फन होते रहते हैं, वो अलग की चीज़ है, लेकिन एक प्रॉपर क्लास की तरह लो इसको। क्योंकि अगर एक दिन में नहीं देखना है, 2 दिन में देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज अ क्लास कॉपी पेन लो, शांत माहौल में बैठो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए, ताकि तुम्हें पेड बैच लेने की जरूरत ही ना पड़े यार। इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट contained in a solution is less than the saturated level, it is called unsaturated solution।
यानी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल। मान लेते हैं कि एक गिलास पानी के अंदर 4 चम्मच चीनी हम मिक्स कर पा रहे हैं, लेकिन अब मैंने उसमें से 2 चम्मच डाला और मिक्स कर दिया, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि अभी उसकी कैपेसिटी और है, वो और ज्यादा शुगर को मिक्स कर सकता है, तो क्योंकि मिक्स हो जाएगा तब वो सैचुरेटेड होगा, लेकिन अभी क्या है, वो अनसैचुरेटेड। समझ में आ गया? जब सोल्यूट का अमाउंट उससे सैचुरेटेड लेवल से कम हो। Clear? What would happen if you were to take a saturated solution at the certain temperature and cool it slowly? अब आई यहां पर काम की बात। तुम में से किसके किसके घर में कभी ना कभी गुलाब जामुन बने? बनते हुए देखा है? गुलाब जामुन नहीं, गुलाब जामुन का शुगर सिरप जो होता है वो बनते हुए देखा है। मम्मियां क्या करती हैं, खूब ढेर सारा चीनी कुछ थोड़े अमाउंट पानी में डाल देती हैं और उसको हीट करना स्टार्ट करती हैं। उससे क्या बेनिफिट मिलता है? बहुत ज्यादा शुगर हम हीटेड वाले में डाल सकते हैं। मतलब समझे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस सब्सटेंस का सैचुरेशन लेवल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे और ज्यादा चीनी मिक्स कर पाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और ज्यादा चीनी मिक्स कर पाएंगे। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी लिक्विड की या किसी भी सब्सटेंस की सैचुरेशन लेवल बढ़ती रहती है। इसका रीजन एक लाइन में समझाता हूं। अगर किसी चीज को हीट कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स हीट हो गए, और तुम्हें पता है हीटेड पार्टिकल्स ज्यादा मूव करते हैं, तो ज्यादा जब मूव करेगा ना तो ज्यादा चीजें मिक्स भी कर पाएगा। बात समझ रहे हो? ज्यादा मूव करेगा तो ज्यादा चीजें मिक्स कर पाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है और पार्टिकल्स और ज्यादा मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। मतलब पानी गर्म, चीनी ज्यादा, पानी खौलना, चीनी और ज्यादा, पानी और ज्यादा गर्म, चीनी और ज्यादा मिक्स होगा। तो सैचुरेशन लेवल टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, इस चीज को याद रखना। So we can infer from the above activity that the different substance in a given solvent has different solubility at the same temperature. इसका हम कह सकते हैं कि अलग-अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अलग-अलग होती है, इसका सैचुरेशन लेवल अलग-अलग होता है। The concentration of a solution is the amount of the solute present in a given amount. यानी कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चलेगा? कॉन्सेंट्रेशन पता कैसे चलेगा कि इस पानी के अंदर अगर मैंने 2 चम्मच चीनी मिक्स कर दिया है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? जितना ज्यादा अमाउंट सोल्यूट का होगा, सोल्यूट जितना ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आई? उसी चीज को लिखा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट। अब सोल्यूट के अमाउंट को, सोल्यूट का जो अमाउंट है इसको हम किससे डिफाइन कर सकते हैं? उसके मास या फिर वॉल्यूम से कर सकते हैं। मास से भी कर सकते हो, वॉल्यूम से भी कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हारे पास शुगर का मास हो और वाटर का अमाउंट दिया हो तो तुम उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। इसी के साथ अगर हमारे पास जो शुगर है उसका वॉल्यूम गिवन हो तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो हम न्यूमेरिकल की सीरीज में करा लेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है वाई वेज टू एक्सप्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन, यानी वेरियस तरीके हैं हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी को या सॉल्यूशन को बताने के लिए। पहला तरीका क्या है? मास बाई मास, जहां पर हमें दोनों का मास चाहिए होता है, यानी सॉल्यूशन का भी मास चाहिए होता है, सॉल्यूट का भी मास चाहिए होता है। अब इस चीज में याद रखना, सॉल्यूट हमेशा ऊपर रहता है और सॉल्यूशन हमेशा नीचे रहता है। यहां पर एक चीज याद रखना, बहुत ध्यान से समझना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं है। अगर हमारे पास शुगर है और शुगर को मैंने किस में मिक्स किया? वाटर में मिक्स किया, तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बन गया? इन दोनों को मिलाकर हमारे पास बना शुगर वाटर। तो ये जो शुगर वाटर बना ना, ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। ये क्या हुआ? हमारा सॉल्यूशन। और शुगर क्या हो गया? ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का काम है इस फॉर्मूले के अंदर, जब हमें मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन निकालना हो कि कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है हमारा सॉल्यूशन। तो नीचे सॉल्यूशन का मास रखेंगे, ऊपर सॉल्यूट का मास रखेंगे, और हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया हमारा फॉर्मूला, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं मास बाई मास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास?
मास बाई वॉल्यूम, कि मास और वॉल्यूम से कैसे हम निकालते हैं। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है तो ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मास बाई वॉल्यूम है यानी मास किसका लेंगे हम, पहला वाला देखो हमेशा किसका लेते हैं, सॉल्वेंट का, और जो दूसरी क्वांटिटी होती है ये हम लेते हैं सॉल्यूशन की। हमेशा याद रखना, ये तरीका है याद करने का। तो मास बाई वॉल्यूम पूछे तो मास किसका ले लेना, सोल्यूट का ले, अरे सॉरी सॉल्वेंट का नहीं, सोल्यूट का लेते हैं ना, सोल्यूट का ही तो लेंगे हमेशा, सोल्यूट छोटा होता है ना, सोल्यूट के बेसिस पे ही तो निकालते हैं हम, सोल्यूट के बेसिस पे निकालते हैं। तो हमेशा याद रखना पहला वाली क्वांटिटी सोल्यूट की होगी, दूसरी वाली सॉल्यूशन की होगी। तो मास किसका ले लेंगे, सोल्यूट का, ऊपर रख दिया न्यूमरेटर में, और सॉल्वेंट वैल्यू और वॉल्यूम किसका हो गया, सॉल्यूशन का, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका ले लिया, सोल्यूट का ले लिया, और दूसरा वॉल्यूम किसका ले लिया, सॉल्यूशन का ले लिया। तो सोल्यूट का वॉल्यूम ले लिया देखो, और नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गई चीज, तीनों फॉर्मूले क्लियर है। तीनों फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल हम वो क्वेश्चन वाली सीरीज में करेंगे। तो अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और ये एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे। अब नीचे आता है हमारे पास व्हाट इज सस्पेंशन, कि ये सस्पेंशन क्या होता है। देखो व्हाट इज सस्पेंशन, अब देखो सस्पेंशन बेसिकली होता क्या है। तो सस्पेंशन समझने के लिए तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि होमोजेनस सॉल्यूशन तो हमने देख लिया था, अब नॉन होमोजेनस सिस्टम क्या होता है। नॉन होमोजेनस सिस्टम क्या होता है, देखो ध्यान से। नॉन होमोजेनस सिस्टम, नॉन होमोजेनस सिस्टम बेसिकली होता है जो होमोजेनस नहीं होता है ना, सिंपल सी चीज। होमोजेनस क्या होता था, जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दिखाई ना दे नेकेड आई से, यानी यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। इसी को हम बोलेंगे नॉन होमोजेनस सॉल्यूशन, लाइक दोस ऑब्टेन बाय द ग्रुप सी, वो तो अलग चीज है, यहां से आते हैं। सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में बहुत ही जल्दी मिक्स नहीं होता है, और कॉल्ड सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of a suspension are visible by the naked eye. यानी तुमने कोई सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वो दिखाई दे रहा है। तुमने पानी के अंदर कोई ऐसा कुछ मिक्स किया और सॉल्यूशन बनाया, जो पानी के अंदर वो मिक्स तो हुआ है लेकिन दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें चीजें पार्टिकल्स कोलाइड होते हुए दिख रही हैं हमें, और ये पार्टिकल्स तुम नेकेड आई से भी देख पा रहे हो। बात समझ में आई? तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजेनस सिस्टम। क्लियर, सस्पेंशन समझ में आ गया, क्लियर है, इसको हम सस्पेंशन भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर चीजें क्या है, डिसॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन की बात करते हैं। तो टोटल दो प्रॉपर्टीज की है। पहली क्या है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। मैंने दो चीजें बताई थी, पहला मिक्सचर क्या होता था, होमोजेनस, और दूसरा क्या था, हेट्रोजेनस। होमोजेनस क्या होता था, जहां पर सॉल्यूशन सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को शो करता था, सोल्यूट और सॉल्वेंट जो थे ये डिसअपियर हो जाते थे। ठीक है, दूसरा क्या था, हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता था, जहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है ना ये अलग अलग दिखाई देते हैं, ये अलग अलग क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, और हेट्रोजेनस मिक्सचर ही क्या होता है, सस्पेंशन होता है। मतलब सस्पेंशन भी कह सकते हो कि एक टाइप का हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, इसमें भी पार्टिकल्स दिखाई देते हैं और अपने नेकेड आई से दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। ये प्रॉपर्टी हमने ऊपर ही पढ़ ली थी, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमें पता है चीजें। ठीक है, इसी पेज पर नेक्स्ट आते हैं हम। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक्स अ पाथ विजिबल। भाई अगर तुम किसी शीशे की ग्लास के अंदर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हो ना और वहां पे टॉर्च जलाते हो, तो तुम्हें वो बीम जो है वो दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बीच में ऐसे हैं जो तुम्हें नेकेड आई से दिखाई दे रहे हैं, मतलब पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा है। अब पार्टिकल्स क्या करेंगे, लाइट की रोशनी को रोक देंगे, जिसके तुम्हें स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाली फीलिंग वहां पर दिखाई देगी। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड।
दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। यानी कि अगर हम क्या करें, इस ग्लास के अंदर, मान लो ये शीशे की ग्लास थी और इसके अंदर मैंने सैंड और वाटर मिक्स कर दिया है, थोड़ी देर तक इस ग्लास को ऐसे में रख दूं कहीं पे, थोड़ी देर बाद उसके अंदर के जितने भी सैंड होंगे सब के सब सेटल डाउन हो जाएंगे। उसी चीज को लिखा है कि जो सस्पेंशन सॉल्यूशंस होता है या कोलाइडल सॉल्यूशंस होता है, उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े टाइम बाद नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस है, उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन, द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। और जब पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और तब तुम टॉर्च जलाओगे तो उस समय लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, लाइट इजीली पास हो जाएगी। बात समझ में आई? चलिए, सस्पेंशन हो गया, अब हम आते हैं अपने कोलाइडल सॉल्यूशन पे। अच्छा, ये सब ना रिलेटेड है, बिल्कुल मतलब मिले जुले हैं, तुम्हें एक जैसे लगेंगे। तो सस्पेंशन समझ में आ गया, अब हम आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन पे। तो द मिक्सचर ऑब्टेन, जो कि हमने 2.2 एक्टिविटी में की थी, इसको छोड़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली सेपरेटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जैसे अगर मान लो मैं सैंड मिक्स करता, तो सैंड क्या थे, पूरी तरह से एक जैसे नहीं मिक्स होते, सैंड हमेशा बॉटम पे ज्यादा होता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, ये यूनिफॉर्मली सेपरेट होते हैं, स्प्रेड होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं हर जगह, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट सस्पेंशन। और इनका पार्टिकल साइज, किसका, कोलाइडल का पार्टिकल साइज हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल साइज से थोड़ा सा कम होता है। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी द होमोजेनस। तो हमें लगता है कि मिक्सचर जो है वो होमोजेनस है, होता नहीं है, ये लगेगा कि होमोजेनस है क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा होता है, बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मिल्क। मिल्क क्या है, हमें लगता है कि वो हेट्रोजेनस है, बट मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, फैट होता है, उसके अंदर कैल्शियम होता है, वो सब इतने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि हमें पता नहीं चलता, बट स्टिल वो हेट्रोजेनस है। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम द नेकेड आई। वो इतने छोटे हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट these particles can easily scatter a beam। बट अगर तुम टॉर्च जलाते हो तो स्कैटरिंग इफेक्ट को वो शो करते हैं, वो लाइट को पास होने नहीं देंगे उसके पार्टिकल्स। क्लियर है? यानी कोलाइडल और सस्पेंशन दोनों ही क्या करते हैं, लाइट बीम को स्कैटर करते हैं। This scattering of a beam of a light is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect। अब तुम सब मुझे कमेंट करके बताना, ये तुम्हारा होमवर्क है यहाँ पे, कि टिंडल नाम के कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने टिंडल वर्ड को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। होमवर्क वाले में डाल देना, मतलब कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं होमवर्क कमेंट सेक्शन देखूंगा सारे बच्चों का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला है कि ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारे कोलाइडल सोल्यूशन में दिख रही है ना, इसको हम बेसिकली टिंडल इफेक्ट से कंपेयर कर सकते हैं। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। देखो, टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। तो अगर मान लो तुम्हारी खिड़की है, अब तो वो रोशनदान नहीं होते जो पहले के टाइम पे होते थे, घरों के ऊपर वाले पार्ट में एक छोटा सा सर्कल होता था, अब तो खिड़कियां बनती हैं। तो विंडोज अगर बहुत पतली सी खुली है तो ठंडियों गर्मियों के टाइम पे जब धूप उसमें से आती है ना, खासकर ये इफेक्ट तो ठंडियों में देखने को मिलेगा, जब धूप उसमें से आती है तो बीम आती हुई दिखाई देती है, और वो जो बीम आती हुई दिखाई देती है ना, उसी को हम बोलते हैं, वो इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट, वो उस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? अभी कोई डाउट नहीं है? चलिए, ये देखो, ये हमारा प्योर सब्सटेंस है और ये हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस से लाइट आर पर चली गई, और ये हमारा क्या था, कोलाइडल ले लो, सस्पेंशन ले लो, उसमें से लाइट आर पार नहीं जा रही है, ये स्कैटरिंग लाइट दिख रही है, लाइट के पाथ विजिबल हो रहे हैं, यानी लाइट स्कैटर कर रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड, कहां कहां पर देखा जा सकता है टिंडल इफेक्ट? चलिए, तो टिंडल इफेक्ट कैन ऑब्जर्व्ड व्हेन द सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। एक डेंस फॉरेस्ट है, मान लो बहुत घना सा फॉरेस्ट है, उसमें जो कैनोपी है, मतलब जो छोटे छोटे गैप दिख रहे हैं, उसमें से जब सनलाइट नीचे की तरफ आती है ना, तो वहां पे सबसे बेस्ट टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है, सबसे बेस्ट टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है।
In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as a particles of a colloidal disappear in air. तो जब जंगलों में जाओगे तो वहां पे जो ड्यू होती है, जो हमारे मिस्ट होता है, यानी कह सकते हो कि पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स जो होती है ना, जो मिस्ट होता है उसको मिस्ट बोलते हैं, वो ड्रॉप्स क्या करती हैं, उसको एक तरह से पार्टिकल का काम करती हैं जो लाइट को रोक देती हैं, और रोकने की वजह से वहां पर टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। क्लियर? ये देखो एक बुक में बना भी हुआ फोटो, बहुत ही बेहतरीन नजारा होता है ये। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? अ कोलाइड इज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर। हेट्रोजिनस मिक्सचर, मैं जो बॉक्स कर रहा हूं बस इसी को अंडरलाइन कर लेना, इतने से तुम्हें याद करना आसान हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइडल इज टू स्मॉल। साइज ऑफ पार्टिकल इज too small to individually seen with the naked eye, यानी naked eye से see इसको नहीं किया जा सकता है। बहुत ही ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं किसके? कोलाइडल के। और यही डिफरेंस है, तुमसे डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? एक को नेकेड आई से देखते हैं, एक को नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये मेजर डिफरेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली टिंडल इफेक्ट तो दोनों शो कर रहे हैं, है ना, लाइट को स्कैटर दोनों कर रहे हैं, बट यही चीज नहीं कर रहे हैं। क्या? अच्छा, यहां पर एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को अभी हम इस पैराग्राफ के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद से काम है वो। और क्या प्रॉपर्टी से देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स अ पाथ विजिबल। हम सबको पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी चीजें, है ना। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। यानी कि अगर हम उस मिल्क को एक जगह रख भी दें, मिल्क को एक जगह रख भी दें, तो क्या होता है? वो मिल्क जैसा ही लगता है, ऐसा नहीं होता कि पूरा मिल्क नीचे सेटल डाउन हो जाता है। बात समझ में आई? यानी जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है ये सेटल डाउन नहीं होता, डू नॉट सेटल डाउन। फोर्थ हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तुम दूध को कितना भी फिल्टर पेपर से छान लो, निकलेगा दूध ही, है ना। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ द सेपरेशन नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? ये वही प्रोसेस है जब हम दूध से मट्ठा निकालते हैं, दूध से मलाई निकालते हैं, दूध से क्रीम बनाते हैं, उसको ऐसे ऐसे करते 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 क्या करते हैं? रोटेट करते करते आपस में मिक्स करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। बात समझ में आई? तो दूध को जब हम बहुत ज्यादा मिक्स करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी क्रीम देखो बाहर आ जाती है, छाछ बाहर आ जाती है, और मिल्क का जो वाटर का अमाउंट है वो सेपरेट हो जाता है। बात समझ में आई? कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा? सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। क्लियर? एक एक मार्क्स के आंसर कितने सारे तैयार हो रहे हैं एनसीईआरटी से, समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी इसीलिए कहते हैं भाई कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि किसी भी ऐसी बुक में, मैंने बता रखा हूं, मैंने हर वीडियो में कहता हूं कि अगर एनसीईआरटी तुमने लाइन बाय लाइन पढ़ ली ना अच्छे से डिटेल में, और मेरी वीडियो के बाद तो तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा, तो तुम्हें खुद लगेगा कि कोई भी और रेफरेंस बुक लेने की तो जरूरत ही नहीं है। मतलब हर एक डिटेल यहां पर दी हुई है, और एनसीईआरटी पढ़ने से दिमाग तेज होता है। तुम पूछोगे कैसे? तो देखो सिंपल सा तरीका बताता हूं। तुम्हारे पास एक बुक है जो प्रॉपरली हर वो चीज लिखी हुई है, बिल्कुल लाइन टू लाइन, कट टू कट पॉइंट लिखे हुए। दूसरी ऐसी बुक है जो एक डिटेल नॉलेज देती है और तुम्हें उसमें से पॉइंट्स को पिक आउट करना है। ठीक है? तो यहां पर क्या डिफरेंस है? एक बुक में तुम्हें आदत पड़ गई कि तुम्हें लाइन बाय लाइन जो लिखा है उसको रट लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। दूसरी बुक में तुम्हें क्या आदत पड़ी? दूसरी बुक में ये आदत पड़ी कि जो इंपॉर्टेंट है उसको पिक आउट करो। यानी बुक्स को पढ़ने का असली तरीका, बुक्स को पढ़ने की असली आदत तुम्हें एनसीईआरटी की बुक से आएगी, और इफेक्टिवली किसी बुक को कैसे पढ़ सकते हैं ये भी समझ में आएगा एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ने से। तो इसीलिए कहता हूं कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, हाँ ये तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है द कंपोनेंट ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन है वो डिस्पर्स्ड फेज में होता है, यानी डिस्पर्सन का जो मीडियम होता है उसको शो करते हैं उस नेचर को। होता क्या ये? द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट्स और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन द कोलाइडल फॉर्म ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, and the component in which a dispersed phase is suspended is known as the dispersing
मीडियम। तो कोई कंपोनेंट है, अगर उसमें डिस्पर्स को मिक्स कर रहे हैं तो उसको डिस्पर्सिंग कंपोनेंट्स बोलेंगे, सॉरी डिस्पर्सिंग मीडियम बोलेंगे। और जो पार्टिकल जो डिस्पर्स है उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स एलिमेंट। बात समझ में आई? या डिस्पर्स कंपोनेंट बोल सकते हो। क्लियर? डिस्पर्स कंपोनेंट, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल डिस्पर्स फेज बोल सकते हैं, या और जो जिसमें वो जाकर मिक्स होता है उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं। क्लियर है? वही छाछ और दूध मिल्क वाला एग्जांपल ले सकते हो। दही को ऐसे घुमाते घुमाते हम छाछ निकालते हैं तो दो चीजें सेपरेट हो जाती है, तो एक डिस्पर्स हो गया और एक डिस्पर्स मीडियम हो गया। क्लियर? कोलाइड आर द क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। सॉलिड लिक्विड मतलब दो आपस में चीजों को जब हम मिक्स करते हैं तो उससे जब कोलाइड्स कोई सोल्यूशन बनता है तो उसको अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ एक टेबल बनी हुई है जो बहुत ही अच्छी टेबल है और इससे तुम्हें हर एक चीज पता चल जाएगी। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग अब ध्यान से सुनना, मैंने बताया था ना दूध और छाछ वाला। तो पहला क्या है? डिस्पर्स्ड फेस है। डिस्पर्स्ड फेस है। ये फेस क्या बता रहा है कि क्या चीजें मिक्स है, एक तरह से मान लो कि सॉल्यूट बता रहा है। डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब ये क्या बता रहा है? ये तुम्हें एक तरह का सॉल्वेंट मान लेते हो। ऐसा कह नहीं सकते हो, ना ही लिख देना ये छोटे अमाउंट में होगा ये ज्यादा अमाउंट में होगा। तो जब कोई लिक्विड गैस के साथ मिक्स होती है, तो जब कोई लिक्विड गैस के साथ मिक्स होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरोसोल। मैंने पहले ही बताया था, अभी वो नाइट्रोजन क्या कहते हैं सोडा वाले एग्जांपल में एरोसोल बोलते हैं। और इसका सीधा सा एग्जांपल है फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट। क्लाउड कैसे? क्योंकि भाई साहब क्लाउड जब होता है तो उसमें से वाटर निकलता है, यानी उसके साथ वाटर और गैस दोनों मिक्स हैं, तभी तो हम क्लाउड्स को बोलते हैं कि जब ट्रैवल करके कहीं टकराएगा तो उसमें से पानी गिरेगा। कहते हैं ना, मम्मियां भी कहती हैं, मतलब बारिश अभी हो नहीं रही है लेकिन फिर भी मम्मियां कहेंगी भाई साहब बादल आ चुके हैं कपड़े हटा लो। अरे पहले बादल आए हैं, पहले बारिश तो आने तो पता चलता है वो बादल आए, हवा के साथ आगे चले गए, कपड़ा हमने झूठ में जाके दौड़ में उठा के ले आए। उसके बाद दूसरा, जब सॉलिड को किसी गैस में मिक्स करते हैं तो इसको बोलते हैं एरोसोल। फिर से इसको क्या बोलते हैं? एरोसोल ही बोलते हैं। और यहाँ पर इसका एग्जांपल होता है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो धुआं निकलता है कार वगैरह से, उसको बोलते हैं। अच्छा, अगर गैस को किसी लिक्विड में मिक्स करते हैं तो इस सोल्यूशन को बोलते हैं फोम। गैस को अगर लिक्विड में डालते हैं उसको बोलते हैं फोम। इसका होता है सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम देखो, जैसे ही वो हम पानी मिक्स करते हैं वो क्या बनता है? झाग बनाती है ना। लिक्विड को अगर हम लिक्विड में मिक्स करते हैं तो इसको बोलते हैं इमल्सन। अच्छा, ये सब किसके टाइप है? ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप हैं। मैं पहले बता दूं, हर बार ऐसा नहीं बोलेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन, ये सब किसके टाइप है? कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप है। ठीक है, तो जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाता है? सोल, सॉलिड टू लिक्विड। फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर मड कह सकते हो, कीचड़ कह सकते हो, उसमें क्या है? सॉलिड लिक्विड में मिक्स है। बात समझ में आई? अच्छा, गैस अगर सॉलिड में मिक्स है तो वो क्या बनाता है? फोम बनाता है। अगेन फोम बनाता है। गैस लिक्विड के साथ भी फोम बनाता है और गैस सॉलिड के साथ भी फोम बनाता है। लाइक फोम हो गया, रबड़ हो गया। बट ये वाला फोम और ये वाले फोम दोनों में डिफरेंस है। ये वो वाला फोम है जो झाग टाइप का होता है, जैसे सेविंग फोम हो गया, बर्थडे वाले स्प्रे हो गए, वो वाला फोम है। और ये कौन सा फोम है? वो स्पॉन्जी वाला फोम जो गद्दों, सोफों उसमें लगता है। समझना इस चीज को। अगर हम लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करते हैं तो ये जेल बनाता है, लाइक जेली, चीज, बटर, ये सब बना देता है। और अगर हम सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स करते हैं तो सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है, लाइक कलर्ड जेमस्टोन्स, मिल्की ग्लास, ये सब चीजें बनाता है। ये समझ गए बात को? ये सब पूछे जाते हैं तुमसे, तो बेसिकली तुम्हारा ये चीज याद होना बहुत जरूरी है कि इसका टाइप क्या है। तुमसे दो चीजें पूछ लेंगे, गिव सम एग्जांपल एंड डेफिनेशन ऑफ द एरोसोल। अब एरोसोल की दो डेफिनेशन है, तुम दोनों में से कोई लिख लो, तुम्हारी मर्जी अपनी। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट पेज पे। चलिए, तो अभी हमारे पास आता है फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। अब देखो, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हम पिछले चैप्टर्स में भी कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। उसी चीज को लिखा हुआ है कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी कुछ चीजें पढ़ रखे हैं। बट properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. ये सब किस में आती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। किस में आती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। ठीक है, बट कलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं?
the interconvention of the state is the physical change because these change occurs without the change in the composition and no change in the chemical nature of the substance. एग्जाम्पल समझना, फॉर एग्जाम्पल तुमने आइस जमाई, तो आइस के अंदर क्या है, वाटर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो आइस को थोड़ी देर बाद तुमने बाहर रखा और वो आइस मेल्ट होकर पानी बना दी, स्टेट में चेंज हो गया, यानी फिजिकल चेंज तो हो गया, सॉलिड से लिक्विड बदल गया। लेकिन अब उस लिक्विड की प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसको मैंने वेपर में कन्वर्ट किया, हीट दिया, अब वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो अब वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब गैस का जो मॉलिक्यूल निकल रहा है, जो वेपर निकल रहा है, वो भी क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी तीनों की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, आइस, वाटर, वेपर, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम थी, हाइड्रोजन और वाटर, बट तीनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग थी। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करने से या फिजिकल स्टेट को चेंज करने से दैट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो, चेंज हो। क्लियर है इस चीज को? चलो इसी चीज को यहां पे लिखा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक इंपॉर्टेंट लाइन। और क्या लिखा हुआ है, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर लुक्स डिफरेंट एंड डिस्प्लेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे आर केमिकली सेम। जो मैंने बताया अभी कि तीनों के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स वो किसके हैं, हाइड्रोजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। समझ में आ गई बात? बोथ वाटर एंड द कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल चेंज डिफरेंट। दोनों के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि केमिकल अलग अलग है दोनों के। दे डिफर द ओडोर, दोनों खुशबू में अलग है, दोनों इन्फ्लेमेबिलिटी दोनों की अलग है, आग लगाने की कैपेसिटी दोनों की अलग अलग है। हमें पता है कि ऑयल बर्न्स इन द एयर वेयरएवर वाटर एक्सटिंग्विश द फायर। तेल क्या करता है, ऑयल क्या करता है, पानी को जलाने में हेल्प करता है, बट पानी आग को बुझाने में हेल्प करता है। बट स्टिल दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम, क्योंकि दो बोथ आर इन लिक्विड, बट दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। इट इज दैट chemical property of oil that make the it different from the water। बात समझ में आ गई? यानी केमिकल की, सॉरी, जो ऑयल की केमिकल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ऑयल को वाटर से अलग बनाती है। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस one substance react with the another to undergo a change in the chemical composition and chemical change being change in the chemical properties of the matter and we get new substance। A chemical change is also called a chemical reaction। यानी कि फिजिकल चेंज के अंदर हमें कोई नई चीज नहीं मिलती, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर हमें हर बार कुछ न्यू सब्सटेंस मिलते हैं और केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन का टॉपिक जो है ये आप पढ़ोगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है चीज? ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड द केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। अगर हम कैंडल को जला रहे हैं, देखो फायर हमेशा एक केमिकल रिएक्शन है, हमेशा एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, और हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है। यानी जब कैंडल जल रही है तो बोथ केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों वहां पर हो रही है। ठीक है, उसी चीज को लिखा है टेक प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस? तो क्या तुम इसको समझा सकते हो? यस, मैंने समझा दिया। अब तुम लोग इसको अपने कमेंट सेक्शन में समझाना मुझे कि हाँ और क्या इसका रीजन हम दे सकते हैं यहाँ पे। खैर और कोई रीजन नहीं है, एक ही रीजन है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। यस, जो कि है व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। चलिए करते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अब ये सारी चीजें हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखेंगे। On the basis of their chemical composition, substance can be classified either as element or the compound। जो भी सब्सटेंस होता है वो दो चीजों में डिफाइन होता है, दो चीजों में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से? पहला क्या आता है? एलिमेंट। दूसरा क्या आता है? कंपाउंड। यानी जो भी हमारे पास सब्सटेंस है प्योर सब्सटेंस वो दो चीजों में डिवाइड होते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो अब हम देखेंगे एलिमेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ये एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। अब देखो, रॉबर्ट बॉयले वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1961। तो रॉबर्ट बॉयले जो थे, यानी जो केमिस्ट्रिशियन थे, केमिस्ट थे, इन्होंने पहली बार 1661 के अंदर
पहली बार बताया कि हाँ भाई एलिमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, बट इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बट ये नाम दिया एलिमेंट। बट इसके बाद हमारे लेवोसियर आए। लेवोसियर ने जो इनकी थी वो 1743 से 94 तक इन्होंने रहे हमारे साथ। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, was the first to establish the experimentally useful definition of the element। और इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद एक प्रॉपर डेफिनेशन दी कि एग्जैक्टली एलिमेंट्स होते क्या है। तो अब हम समझते हैं, he defined elements as the basic form of the matter that cannot be broken down into the simpler substance by the chemical reaction। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट होता है ये कभी चेंज नहीं होता। इसका एक सीधा सा एग्जांपल मैं तुम्हें ले चलता हूं यहां पर, जैसे वाटर। अगर हम वाटर को देखें तो ये किससे किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने नंबर्स नहीं लिखे हैं अभी, ठीक है। वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब वाटर चाहे यहाँ का हो, अफ्रीका का हो, या फिर कहीं मार्स पर हमें वाटर मिल जाए, वो हमेशा किससे बना होगा, हाइड्रोजन और वाटर से। यानी हाइड्रोजन भी क्या है, एलिमेंट, और ऑक्सीजन भी क्या है, एलिमेंट। और ये बिल्कुल फंडामेंटल है किसके, किसी मैटर को फॉर्म करने के लिए, फॉर्म ऑफ मैटर। और हम हाइड्रोजन को अब दो टुकड़ों में ब्रेक नहीं कर सकते। हम 2-3 हाइड्रोजन ले सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को जब तुम ब्रेक करोगे तो सिंपल वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तुम्हें मिलेंगे, जिनसे मिलकर हमारा एलिमेंट बना होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया। अब देखते हैं, एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मतलब एलिमेंट्स यहाँ पर खुद एलिमेंट सेपरेट नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा। जितने भी टाइप्स के हमारे पास एलिमेंट हैं, मतलब इस अर्थ पे जितने भी टाइप्स के एलिमेंट हमें नोन पता है, उनको 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहले वो टाइप के एलिमेंट जो मेटल हैं, दूसरे वो जो नॉन मेटल हैं, और तीसरे वो जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी है, दैट इज मेटलॉइड। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं 3 चीजों को, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, कि जो हमारे पास मेटल यूजली शोज सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। पहला, दे साइन करते हैं यानी लस्टर होते हैं। दे हैव सिल्वर ग्रे, या फिर कह सकते हो गोल्डन येलो कलर के ही हमेशा तुम्हें देखने को मिलेंगे। या तो सिल्वर मिलेगा, ग्रे मिलेगा, या तो फिर गोल्डन मिलेगा, या तो फिर येलोइश मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बेसिकली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी मेटल को पीट कर एक वायर में अगर कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो उसको हम बोलते हैं डक्टाइल, डक्टाइल नेचर है। इसके बाद आता है मैलेबल। मैलेबल का मतलब होता है अगर किसी चीज को पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मैलेबल। डक्टाइल का एग्जांपल बताओ, हमारे पास जितनी भी वायर्स होती हैं उसके अंदर देखो कि बिल्कुल पतला सा तार होता है, पतला सा तार होता है वायर्स के अंदर। वो कैसे बना, मेटल से तो बना है। अब वो नेचर क्यों हुआ, क्योंकि मेटल के अंदर डक्टिलिटी का नेचर था। एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं कब, खाने वगैरह को रैप करने के लिए। कैसे, वो कैसे बनाया गया, एल्युमिनियम को लिया गया, उसको पीट कर सीट में कन्वर्ट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि उसके पास मैलेबिलिटी का नेचर था, वो सीट में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे आर सोनरस। जब आप उसको पीटते हो किसी चीज से ना, तो उसमें से आवाज आती है, सोनरस आवाज आती है। जैसे देखो ये ग्लास है, मेटल का है, आवाज आ रही है। देखो थोड़ा बहुत साइन भी कर रहा है ना, अभी तो खैर पुराना हो चुका है तो साइन नहीं कर रहा। अब ये बना कैसे, पतली सी सीट करके इसको पतले से प्रेस किया गया। ऐसा थोड़ी ग्लास हमारे नेचर में थोड़ी मिलता है बना बनाया कि गए कहीं पे खुदाई की ग्लास मिल गया, ऐसा थोड़ी होता है। मिल जाते हैं वैसे, वो इंडस वाली सिविलाइजेशन वाली बात अलग है, लेकिन ऐसे ग्लास बने बनाए थोड़ी मिल रहे हैं हमें। तो एग्जांपल्स ऑफ अ मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, मेटल के। बट मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। क्योंकि हमारे पास जितना भी गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब
सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, बट हमारा जो मरकरी है वो हमेशा हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल यूजुअली शो सम ऑफ ऑल द शोइंग प्रॉपर्टीज। तो नॉन मेटल्स कौन सी प्रॉपर्टी को शो करते हैं? वैरायटी ऑफ कलर्स। इसके पास भाई बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स हैं, मतलब ये रंग बदलता है। क्या बदलता है? रंग बदलता है। बहुत सारे कलर्स होते हैं इनके पास, ठीक है। अच्छे कंडक्टर नहीं होते हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर होते हैं, मतलब कंडक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बेसिकली पुअर उनको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दे आर नॉट लस्टर, ये लस्टर नहीं होते, साइन नहीं करते, सोनरस, पीटने पर आवाज भी नहीं करते, और मैलेबल, सीट में भी कन्वर्ट नहीं हो पा रहे भाई, ये तो किसी काम के नहीं है नॉन मेटल्स, ऐसा नहीं है। हम कंपेयर कर रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, इसलिए हमने सिर्फ वही चीजें लिखी हैं जो कंपैरेटिवली है। क्लियर? एग्जांपल्स क्या है इसके? देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन में कोल और केक दोनों ले सकते हो, ब्रोमाइन, ये सारी चीजें क्या है हमारे पास? नॉन मेटल्स में है। समझ में आई ये चीज? हमारा ये पेज भी खत्म होता है और अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और आई थिंक हमारे पास अभी 2 ही 3 पेज बचे होंगे, ज्यादा पेजेस नहीं होंगे। चलो आते हैं इस पर। अब देखो यहां पर नॉन मेटल्स के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी है, उनको हम कहते हैं क्या? मेटलॉइड्स। फॉर एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल्स हैं। सब के सब क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मोर टू नो। चलो कुछ चीजें सीख लेते हैं यहाँ से, ये कॉलम भी पढ़ना चाहिए, अच्छी चीजें, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। हमारे पास आज के टाइम पे 100 से ज्यादा नोन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट ऑफ मैन मेड। 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली हैं, और बाकी के कितने बचे? 8, वो किससे बनाए हैं? मैन मेड ने। मतलब 8 नहीं कह सकते एग्जैक्टली, क्योंकि 100 से ज्यादा एलिमेंट हमारे पास हैं। तो 92 जिसमें से नेचुरली हमें मिले हुए, बाकी के अब ह्यूमंस क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड। ज्यादातर एलिमेंट्स कौन से हैं? सॉलिड में हैं। 11 एलिमेंट्स आर गैसियस। 11 स्टेट जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 11, वो सब गैसियस स्टेट में, लेकिन रूम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर में चेंज होगा कम ज्यादा, तो हो सकता है वो सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन कौन से? मरकरी और ब्रोमाइन। हमने भी पढ़ा था मरकरी क्या होता था? नॉन मेटल, अरे सॉरी मेटल होता था, लेकिन वो किस में होता था? लिक्विड में होता था। वैसे ब्रोमाइन भी है, ब्रोमाइन किस में आता है? हमारा नॉन मेटल्स में। और पर ये क्या होता है? ये लिक्विड में रहता है। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम becomes liquid at a temperature slightly above the room temperature, जो कि 303 केल्विन है। मतलब जो हमारा गैलियम है और जो सीजियम है, इसको रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ज्यादा टेम्परेचर अगर हम दे देते हैं तो ये लिक्विड बन जाता है। ये क्या बन जाता है? लिक्विड। इसीलिए इसको पूछते हैं कभी कभी कि आप रख कहाँ सकते हो, तो केरोसिन में डुबो के रखते हैं। केरोसिन में इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर अपने प्रॉपर ओरिजिनल स्टेट में रहता है। बात समझ में आई? चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, कंपाउंड। कि भैया ये कंपाउंड क्या होता है? हमने ऊपर 2 चीजें देखी थी, 2 चीजें देखी थी। कौन कौन सी? सर आपने बताया था 2 चीजें, हमें 2 चीजें पढ़नी है। पहला क्या था? एलिमेंट, और दूसरा क्या था? कंपाउंड। तो हमने एलिमेंट तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। यानी कोई 2 एलिमेंट अगर मिल रहे हैं उसको, या उससे ज्यादा एलिमेंट मिल रहा है, तो जो बन रहा है उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, 2 कंपाउंड लिए, और क्या मिला हमें? वाटर। तो वाटर क्या हो गया? वाटर हो सर 2 एलिमेंट लिए, तो ये क्या बन गया? हमारा कंपाउंड बन गया। हाइड्रोजन लिया और Cl लिया, क्या बना दोनों मिलकर? कंपाउंड बना, क्योंकि 2 से ज्यादा एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट यहाँ पर क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। बात समझ में आई? केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर एंड फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं। तो अगर हम H3O मिलाएं
तो ये मिक्स ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों की केमिकल वैलेंसी इस ये बॉन्ड बनने ही नहीं देगी। बॉन्ड किसका बनेगा? H2O का ही बनेगा। अगर मैं H2Cl बनाऊं तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि केमिकली ये बॉन्ड बनने के लिए इसकी वैलेंसी एलिजिबल नहीं है। पूछा क्या है? व्हाट डू यू गेट व्हेन द टू और द मोर एलिमेंट आर कंबाइंड? तुम्हें मिलेगा क्या अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं? तो क्या मिलता है हमें भाई? कंपाउंड मिलता है। सिंपल सी चीज, बात समझ में आई? एक्टिविटी आपको पता है, हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। तो हम आते हैं अब इस साइड। अच्छा, नाउ आंसर। तो ये तो क्वेश्चन पूछा है, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। The gas obtained by the group 1 is hydrogen. It is colorless, odorless, and combustible. It is not advised to do the combustion test for the hydrogen in the class. अब इन्होंने बोला है कि अगर हमारे ग्रुप 1 की बात करें हम, तो वहां पर हाइड्रोजन एक गैस है जो ओडोरलेस है, मतलब खुशबू नहीं आती, उसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस भी है, बट वो क्या करता है? आग को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है। तो कभी भी हाइड्रोजन का जो फायर टेस्ट होता है वो हमें क्लासरूम के अंदर नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना भी है तो आप ओपन एरिया में करो। द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जो हमारे पास गैस ऑब्टेन होती है ग्रुप 2 के अंदर वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। इट इज कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। और ये क्या है? कलरलेस होती है, बट इसकी स्मेल क्या होती है? रॉटन, सड़े हुए अंडे की तरह होती है। इनका बताने का मतलब क्या है? इनका बताने का मतलब ये है कि अलग अलग गैसेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है। हो सकता है वो कलर्ड हो सकता है कलरलेस हो सकता है ओडोर हो सकता है ओडोरलेस हो। ये सारी चीजें हो सकती हैं। और ओडोर में भी हर अलग अलग गैसेस या अलग अलग कंपाउंड्स की जो खुशबू होती है वो अलग अलग आ सकती है हमारे पास। बात समझ में आई? इनके कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट था हमारा हाइड्रोजन, जो एलिमेंट था हाइड्रोजन, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कलरलेस था और हमारा ओडोरलेस था। लेकिन जब उसको हमने सल्फर के साथ मिक्स किया तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि एक कंपाउंड बना दिया। अब इस कंपाउंड की खुशबू आ रही है, कैसे? सड़े हुए अंडे की तरह। तो खुशबू क्यों कह रहे हैं इसको? तो बदबू कहना चाहिए ना। बात समझ में आई? क्लियर है चीज? चलिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द बोथ द ग्रुप shows different properties। वही जो मैंने बताया कि एक हाइड्रोजन है वो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। Though the starting material were the same, group 1 has the carried out the activity involving the physical change, whereas the group 2 the chemical change। यहाँ भी कह क्या रहे हैं कि अगर हम पहली ग्रुप में जाएं तो वहां पर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, क्योंकि केमिकली कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जब हम ग्रुप 2 में जा रहे हैं तो वहां पर केमिकली चेंज हो रहा है। जब हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड बना तो वहां पर केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज के साथ साथ आपका कलर चेंज और हमारा ओडोर चेंज हो सकता है। इवन उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है। बात समझ में आई? द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 1 इज द मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट आयरन एंड द सल्फर। तो ग्रुप 1 में जो ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट सबसे पहले वाले दूसरे पेज पे देखोगे तो एक एक्टिविटी थी, उसकी बात कर रही है। तो एक्टिविटी हमने पढ़ी नहीं है, तो हम बस एक ब्रीफ इसका ले रहे हैं। बाकी हमारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में तुम्हारा पूरा क्लियर होगा, लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी होगी। तो आयरन एंड सल्फाइड, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट इट कॉन्स्टिट्यूएट। मतलब जो हमने मेटल बनाया, आयरन और सल्फर का जो मेटल बनाया, उसमें दोनों की प्रॉपर्टी साथ में रहेगी, या हो सकता है दोनों की प्रॉपर्टी साथ में ना रहे। ये दोनों चीजें हो सकती है। कभी भी आप एलिमेंट से कंपाउंड बनाते हो तो दोनों एलिमेंट्स के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो भी आपने लिए हैं सबकी प्रॉपर्टी वहां पर रहती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, और हमारा ये शायद लास्ट पेज ही है, और हमारा यहाँ पर टेबल दिया हुआ, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। मतलब इस टेबल से ना सच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें सीधा सीधा डिफरेंस लिखने को आ जाता है इस टेबल से। तो ध्यान से टेबल को देखना, और जितनी भी चीजें हैं इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलो टेबल को कंप्लीट करते हैं और पढ़ते हैं इसको। पहला क्या लिखा हुआ है? पहला है मिक्सचर और दूसरा क्या है? कंपाउंड्स। क्योंकि मिक्सर में भी क्या है, दो चीजें मिक्स हो रही थी, और कंपाउंड में भी क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट्स मिक्स हो रहे हैं। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड डू न्यू कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड। यहाँ पर या तो एलिमेंट मिक्स होते हैं या तो कंपाउंड भी मिक्स होते हैं, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड भी आपस में मिक्स होकर मिक्सचर बना सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, ओनली एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट मिक्स होता है। लेकिन मिक्सर में एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड भी आपस में मिक्स करोगे तो मिक्सर बनेगा, बट कंपाउंड के अंदर सिर्फ दो या दो से ज्यादा एलिमेंट रिएक्ट करते हैं।
सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, अ मिक्सर हैज द वेरिएबल कंपोजिशन। भाई हमने शुगर और चीनी का शुगर और वाटर का मिक्सर बनाना था, हमने शुगर अपने मन के मुताबिक ले लिया, कोई और होगा उसको कम मीठा पसंद होगा वो आधा चम्मच लेगा, कोई ज्यादा मीठा होगा उसको 3 चम्मच लेगा, हम अपने हिसाब से मिक्सर बना सकते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस आर ऑलवेज फिक्स। जैसे दो हाइड्रोजन ही एक ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा, अगर तुम हाइड्रोजन डबल करोगे, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, H4 करोगे तो O2 आएगा, बट हम ऐसे कर नहीं सकते, इसको हम ऐसे करते हैं। बात समझ में आई? उतना ही वो भी बढ़ाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है मिक्सर का, अ मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस का मतलब जो सब्सटेंस ज्यादा होगा उसी की प्रॉपर्टी को शो करेगा। अगर मैं चीनी ज्यादा डालूं तो पानी ज्यादा मीठा लगेगा, पानी ज्यादा कर दूं तो चीनी रस शरबत थोड़ा सा पतला लगेगा। कंपाउंड्स में देखें तो द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी थी, वाटर की अलग प्रॉपर्टी थी, लेकिन पूरे के पूरे वाटर की प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, बट दोनों जब कंपाउंड बनाए तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी अलग। दोनों यहाँ गैसेस फॉर्म में थे, वहां लिक्विड फॉर्म में है। फोर्थ पॉइंट आते हैं मिक्सर पे, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। मतलब इजिली फिजिकल मेथड से हम यहाँ पर मिक्सर के अंदर चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। कंपाउंड के अंदर या तो हम कोई केमिकल प्रोसेस यूज करेंगे या तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर टोटल हमें कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए केमिकल प्रोसेस का यूज करना पड़ता है या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ता है, बट हमारे मिक्सर के अंदर हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन वगैरह से भी हम सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? अब बारी आती है हमारे पास, कुछ लास्ट पॉइंट्स बचे हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है, ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट द कंपाउंड व्हिच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर्ड टू द कंबाइनिंग एलिमेंट। यानी लिखा हुआ है कि ऑन हीटिंग टू एलिमेंट्स, अगर हम दो एलिमेंट्स को हीट करते हैं स्ट्रांगली, वी गेट अ कंपाउंड, तो हमें क्या मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है which has totally different properties compared to the combining element। यानी हमने दो एलिमेंट लिए और दोनों एलिमेंट को हीट करके आपस में जोड़ दिया, तो हमें जो कंपाउंड मिला ना, ये दोनों एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। हमें पहले से ही पता है ये चीज, बहुत ज्यादा इसको समझने की कोई जरूरत नहीं थी, बट फिर भी लिखा हुआ है तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, अच्छा पहला पॉइंट क्या कह रहा था, द मेटल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 2 हैज अ कंपाउंड। तो ग्रुप 2 में जो एलिमेंट मिल रहा था वो हम ग्रुप 2 में जो मिल रहा था चीजें, सब्सटेंस मिल रहा था, मेटल मिल रहा था, वो कंपाउंड थे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। We can see, observe that the texture and the color of the compound that are same throughout. Thus, we can summarize that the physical and the chemical nature of the matter is the following graph ऑर्गेनाइजर। तो ये ग्राफ यहाँ पे इन्होंने बनाया है और इस ग्राफ को समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस ग्राफ को समझ लिया मतलब तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर एक वन शॉट में समझ लो, समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले आता है मैटर। सबसे पहले आता है मैटर। मैटर तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, मैटर कितने होते हैं? तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बाद दो पार्ट में डिवाइड होता है मैटर हमारा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, या फिर कह सकते हैं नॉट फिक्स कंपोजिशन। प्योर में दो चीजें आती हैं, पहला आता है एलिमेंट और दूसरा आता है कंपाउंड। और वही अगर हम नॉट फिक्स वाले में देखें, मिक्सर वाले में देखें, तो दो आते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। देखो कितनी अच्छी एनसीईआरटी की बुक कितनी अच्छी हो गई है, पूरे के पूरे चैप्टर का समराइज तरीके से हाथ में दे दिया है। मतलब धीरे धीरे एनसीईआरटी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रही है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना 2017 में जब मैंने अपनी पहली क्लास ली थी, तो उस समय की एनसीईआरटी और आज के समय की एनसीईआरटी में बहुत डिफरेंस है भाई। ग्राफ्स अलग हैं, डायग्राम्स अलग हो चुके हैं, फ्लो चार्ट तक उन्होंने ऐड करना शुरू कर दिया है। तो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। मतलब एलिमेंट को और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एग्जांपल क्या है हमारे पास? कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। कंपाउंड्स की बात करें तो हैव फिक्स कंपोजिशन। यहाँ पर कंपोजिशन फिक्स होता है भाई, आप कुछ भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल H2O का एग्जांपल लिया था ना, तो कुछ भी कम या ज्यादा नहीं कर सकते। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द एलिमेंट्स बाय द केमिकल, या फिर कह सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की हेल्प से। मतलब आप इनको भी सेपरेट कर सकते हो, बट इसके लिए आपको कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज का यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है? ये सब कंपाउंड है। अगर हम बात करें मिक्सर की तो पहला आता था होमोजेनस मिक्सर, जैसे यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब जिसमें अलग से सब्सटेंस दिखाई ना दें। फॉर एग्जांपल सुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन द कार्बन
डाइसल्फेट, वाटर इन एल्कोहल। वाटर इन एल्कोहल पता नहीं चल रहा, होमोजेनस सॉल्यूशन पी रहे हैं सबके सब। हेट्रोजेनस मिक्सर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट, इन सबको किस में मिक्स कर दो? वाटर में मिक्स कर दो। सैंड और सॉल्ट को मिक्स कर दो, तुम इजीली सेपरेट कर सकते हो, दोनों के दोनों पार्टिकल्स इजीली दिखाई देंगे। बात समझ में आई? सो फाइनली हमारी एक्सरसाइज आ चुकी है, और एक्सरसाइज तो आपको पता है हम अभी एनसीईआरटी की इस सीरीज के अंदर तो नहीं ही करने वाले हैं, है ना। तो फाइनली हमारा जो चैप्टर था ये हमारा इस मैटर अराउंड द स्प्योर कंप्लीटली खत्म हो चुका है। एंड मेरी पूरी उम्मीद है कि ये चैप्टर तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट्स आते हैं, किसी पॉइंट्स में कोई डाउट्स है, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर ये हाईलाइटेड पीडीएफ, जो मैंने हाईलाइटेड पीडीएफ है, ये इसका पूरा पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का नाम से कमेंट कर देना, मतलब टेलीग्राम चैनल लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि वो टाइम आ चुका है कि जब आप लोगों को मटेरियल्स देने के लिए मुझे एक टेलीग्राम पे चैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना, सो दैट मैं एक चैनल क्रिएट कर दूंगा सेपरेटली फॉर क्लास 9, ताकि आपकी पढ़ाई आपके अपने ही फोल्डर में हो पाए, ठीक है। तो और उस पर और भी सारे मटेरियल्स हैं जो मैं शेयर करता रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर एक पॉजिटिव, इस वीडियो को लेकर एक पॉजिटिव रिव्यू और कुछ इमोजीज डाल देना। एंड बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग कमेंट्स करते हो, तुम्हारे कमेंट्स को पढ़ना, उनको रिप्लाई करना, दोनों में बहुत मजा आता है। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और, तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, चाहे वो मेरे सोशल मीडियाज के हों या अदर लेक्चर्स के हों, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो, है ना, ले सकते हो। मतलब सारी चीज़ें, मटेरियल सारे फ्री में, आप वहाँ से अलग अलग लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।